हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 103। अब आगे कोल्ड वॉइस में बोला टाइगर। अब जैसे ही टाइगर ने अरमान की आवाज सुनी, उसके कदम तुरंत एक जगह रुक गए थे और अरमान की निगाह तो उस वक्त सिर्फ टाइगर के उस हाथ पर थी जिस हाथ ने उस वक्त आस्था का हाथ पकड़ा हुआ था। जल्दी ही अरमान अपने कदम बढ़ाता हुआ टाइगर के पास गया और जाकर उसने सबसे पहले आस्था का हाथ टाइगर के हाथ से छुड़ाया था और अरमान ने अपनी एक इंडेक्स फिंगर टाइगर को दिखाते हुए उसे दोनों तरफ हिलाकर बोला, डोंट टच हर, आई डोंट लाइक, डोंट टच हर, आई डोंट लाइक। अब अरमान ने जैसे ही ये कहा, टाइगर का तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वही आस्था उस वक्त बहुत ज्यादा डर रही थी और उसे कोई भी अपना उस वक्त वहां दिखाई नहीं दिया था। थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ था, कितने ही सारे मेहमान वहां मौजूद थे, लेकिन अब तो पूरा हॉल खाली था क्योंकि सभी को सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कमरों के अंदर बंद कर दिया था। तब आस्था ध्रुव और आहान की ओर देखकर बोली, हमारी नानी माँ कहाँ है? हम यहाँ से जाना है, हमें अभी यहाँ से जाना है, हमें यहाँ से अभी और इसी वक्त जाना है। ऐसे कहकर आस्था भागकर ध्रुव के पास गई और उससे नानी माँ के बारे में पूछने लगी। तभी ध्रुव ने उसे दरवाजे की ओर इशारा किया जहाँ पर नानी माँ और दादाजी बाकी सब इस वक्त मौजूद थे। तब आस्था जैसे ही दरवाजे पर जाने लगी, तभी अरमान जोर से चीखा, डोंट रन अवे फ्रॉम मी, एक कदम और आगे मत बढ़ाना, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। अब जैसे ही अरमान ने बड़े ही कोल्ड वॉइस में ये कहा, टाइगर की तो आंखें फटने को तैयार थी जैसे ही ये अरमान ने आस्था का पूरा नाम लिया था, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। उसकी तो हैरानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके किंग की शादी हो गई है और उसे पता भी नहीं चला, और उसका मतलब ये लड़की मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया है। इसका मतलब ये किंग की क्वीन है। ये मैंने क्या कर दिया? कहीं ना कहीं टाइगर बहुत ही ज्यादा डर गया था और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगते हुए बोला, अंडस्को किंग, फॉरगिव मी किंग, आई डोंट नो अंडस्को, मुझे नहीं पता था कि वह हमारी क्वीन है। ऐसा बोलकर टाइगर घुटनों के बल बैठ गया था, लेकिन अरमान उसकी ओर देखकर बोला था, टाइगर 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 टाइगर, आई डोंट लाइक मिस्टेक्स। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, मुझे गलतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुमने अपनी क्वीन का हाथ पकड़ा है, इसकी सजा क्या हो सकती है तुम खुद ही डिसाइड कर लो। ऐसा बोलकर अरमान आस्था की तरफ कदम बढ़ाने लगा था, लेकिन आस्था तो उस वक्त बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। उस जैसे पीछे मुड़कर ये देखा कि अरमान उसकी तरह ही आ रहा है, आस्था ने तुरंत दौड़ लगा दी थी और फटाफट से उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया था जिस कमरे में उसकी नानी माँ, दादी जी और बाकी सब मौजूद थे। जल्दी से जाकर उसने अपनी नानी माँ को गले से लगा लिया था। वही अरमान ये देखकर अपने सर पर टेप करने लगा। वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि आस्था उससे बच रही है। आकाश के इशारे पर ध्रुव और सुमित ने सभी मेहमानों को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। फिर अनाउंसमेंट करके सभी मेहमान से कहा, आप प्लीज यहाँ से अब चल जाए, पार्टी अब ओवर हो चुकी है और यहाँ पर जो गोली चली है इसके बारे में कोई किसी से जिक्र तक नहीं करेगा। ये बात सभी मेहमानों को समझा दी गई थी। आहान ने मलिश्का और टीना दोनों के ही कंधों पर हाथ रखकर उन्हें बाहर तक छोड़कर आया था और आस्था तो अपनी नानी माँ से एक मिनट के लिए भी नहीं हटी थी और जल्दी उसने अपनी नानी माँ से घबराते हुए कहा, नानी माँ अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रुकना। आस्था जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना चाहती थी क्योंकि उसके लिए अब उस पार्टी में रुके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसने तो सोचा कि अरमान यहाँ नहीं होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अरमान न केवल यहाँ होगा बल्कि वह उसके बेहद करीब होगा, उस पर हुक्म चलाने की भी कोशिश करेगा। वहीं टाइगर जल्दी उस छोटे से बार में चला गया था जहां पर इस वक्त कोई भी नहीं था। वहां जाकर उसने बड़ी सी एक शराब की बोतल उठाई और उसे अपने हाथ पर मार तोड़ दिया था जिससे उसने आस्था के हाथ को पकड़ा था। ये देखकर अरमान तिरछा सा मुस्कुराया और बाकी सब केवल सुमित और आकाश सपाट चेहरा लिए ये सब देख रहे थे। वहीं ध्रुव तो बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि उसने तो आस्था की कमर को भी छुआ था, साथ ही साथ उसका हाथ भी पकड़ा था। अब तो ध्रुव के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और वह जल्दी से दादाजी के पास जाकर खड़ा हो गया था क्योंकि ध्रुव खुद को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। तब जल्दी ही टाइगर के हाथों में खून की धारा बह निकली थी। ध्रुव दादाजी के पास खड़ा था
अरमान ध्रुव की ओर उसे देखकर बोला, ध्रुव जाओ जाकर टाइगर का ट्रीटमेंट करो। ऐसा बोलकर उसने ध्रुव को टाइगर का ट्रीटमेंट करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अब ध्रुव काफी हद तक डरा हुआ था। वही नानी माँ ये सब कुछ देख रही थी, और क्योंकि जब टाइगर ने अपने हाथ पर कांच की बोतल फोड़ी थी उस वक्त उसे किसी ने नहीं देखा था, केवल अरमान और बाकी चारों के अलावा न ही आस्था ने देखा था। लेकिन अब टाइगर के हाथ से निकलता हुआ खून देखकर नानी माँ को भी चिंता हो गई थी, और वो फिक्र से बोली, इस बच्चे को चोट लगी है, मुझे लगता है कि इसका इलाज होना चाहिए। और अभी ध्रुव टाइगर का ट्रीटमेंट करने के लिए जा ही रहा था कि तभी नानी माँ ध्रुव के पास आई और बोली, बेटा तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छा रहा, पर पता नहीं ये सब यहाँ पर क्या हो गया। अब हमें भी जाना है, तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा बोलकर आस्था का हाथ थाम कर नानी माँ वहाँ से जाने लगी थी, और साथ प्रियंका तो अरमान पर एक गहरी नज़र डालती हुई जाने लगी थी। लेकिन जैसे ही वह सब दरवाजे तक पहुंचे, अरमान की एक डेंजरस वॉइस वहां गूंजी, ठहरो। अरमान के इतना कहते ही सभी के सभी अपनी जगह पर रुक गए थे। वही दादाजी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे, और वो अरमान के पास गए थे और धीमी आवाज में बोले, अरमान जाने दो उन्हें, अब तुम यहाँ पर किसी तरह का कोई सीन क्रिएट मत करना। लेकिन अरमान ने तुरंत अपने दादाजी को गले से लगा लिया था और बोला, दादाजी आपकी खुशी जब उस लड़की में है तो मैं लड़की को कैसे जाने दे सकता हूँ। हाँ दादाजी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं अब आपकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। ट्रस्ट मी दादाजी। ऐसा कहकर अरमान उस ओर देखने लगा जहाँ पर आस्था और बाकी सब रुके हुए थे। अरमान जल्दी ही अब तेज कदम बढ़ाता हुआ सीधा आस्था की ओर बढ़ने लगा था। वही आस्था की सांस अब बहुत जोरों से चलने लगी थी, क्योंकि अरमान जिस तरह से उसकी ओर बढ़ रहा था उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था। वही प्रियंका अब मुस्कुराने लगी थी। उसने सोचा कि शायद उसके छोटे कपड़ों से यह हैंडसम सा लड़का शायद इम्प्रेस हो गया है, इसलिए वह उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है, और इसीलिए वह उसे रोकने के लिए उसके पास आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए प्रियंका बार बार अपने आप में ही शर्माए जा रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान सीधा आस्था के सामने जाकर खड़ा हो गया था। आस्था की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान की आंखों में देख सके। वह तो बस अपनी नानी माँ का हाथ कसकर पकड़कर उनके ठीक पीछे खड़ी हो गई थी। वही नानी माँ आस्था को इस तरह से डरता हुआ देखकर हैरान थी, और अगले ही पल अरमान की ओर भौहें सिकोड़ते हुए बोली, कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी गोरी को डराने की। अब जैसे ही नानी माँ ने आस्था को वहां सबके सामने गोरी बोला, सब हैरान होते हुए नानी माँ को देखने लगे थे। लेकिन तभी आहान आगे आया और हिचकिचाते हुए अरमान के पास आकर बोला, भैया भाभी का निकनेम गोरी है। उसके बाद वो चुप हो गया था। तभी अरमान जेंटल टोन में बोला, मेरा नाम अरमान सिंघानिया है, और जो ये आपकी गोरी है यह मेरी बीवी है, यानी कि मेरी पत्नी है, और मैंने इसे इजाज़त नहीं दी है कि ये मुझे इस तरह से छोड़कर कहीं भी जाए, तो इसीलिए आस्था मेरे साथ मेंशन में जाएगी। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, नानी माँ का गुस्सा बढ़ चुका था, और वो अरमान को घूरते हुए बोली कि नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, और मेरी बेटी तुमसे इतना ज़्यादा डर रही है तो इसका मतलब साफ है वह तुम्हारे साथ कहीं जाना नहीं चाहती है। तभी अरमान अपने सर पर टेप करने लगा, और उसने एक नज़र टाइगर की ओर देखा, जो कि उस वक्त अपने हाथ पर ध्रुव से पट्टी करवा रहा था। लेकिन उसकी निगाह सिर्फ अरमान पर थी। अरमान की एक्सप्रेशन देखकर टाइगर ने ध्रुव को बीच में ही रोक दिया था, और पट्टी को अपने उस हाथ से पकड़कर सीधा नानी माँ के पास आकर खड़ा हुआ, और आस्था की नानी माँ को टाइगर ने आते ही कंधे पर उठा लिया था। कंधे पर उठाकर वह नानी माँ को लेकर बाहर की ओर जाने लगा था, और नानी माँ गुस्से से झल्लाते हुए डांटने लगी, अरे कमबख्त कौन है तू मुझे इस तरह से क्यों उठा रहा है, छोड़ दे मुझे कमबख्त, मेरी बूढ़ी हड्डियां टूट जाएगी, सत्यानाश हो तेरा। ऐसे बोलकर नानी माँ टाइगर की पीठ पर मुक्कों की बरसात करने लगी थी। लेकिन टाइगर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही अब प्रियंका ने जैसे ये सुना कि सामने खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया है, तो उसकी तो मानो पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसने तो ये कभी भी नहीं सोचा कि अरमान इतना ज्यादा हैंडसम
होगा उसने तो सोचा था कि उसके पिता पैसों के लिए या नाम के लिए उसकी शादी ऐसे ही किसी बूढ़े सिंघानिया से करवा रहे हैं। लेकिन अब तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वही जैसे ही आस्था ने अपनी नानी माँ को जाते हुए देखा तो वह रोने लगी थी। और अरमान की ओर एक बार जैसे ही उसने देखा, वो पूरी तरह से घबरा गई और कब वो बेहोश होकर अरमान की बाहों में झूल गई, उसे पता ही नहीं चला। वही टाइगर ने नानी माँ को सीधा कार में बिठाया और ड्राइवर से बोला इन्हें इज्जत के साथ उनके घर पर छोड़कर आओ। साथ साथ अब आस्था के मामा मामी प्रियंका जल्दी वह भी वहां से निकल लिए थे, क्योंकि उनके लिए वहां रुके रहना मुश्किल हो चुका था। और वैसे भी न तो वो आस्था को बचाना चाहते थे और नहीं आस्था से उन्हें कुछ खास लगाव था। इसीलिए उसकी मामी ने तो यही सोचा कि चलो अच्छा है बला टली। वहीं दूसरी ओर वही आस्था को लेकर अरमान जल्दी ही अपने शानदार कार में बैठ गया था। उसने आस्था का सर अपनी गोद में लिया हुआ था और 1 मिनट के लिए भी कार में भी उसने आस्था को खुद से दूर नहीं किया था। टाइगर उसकी कार में आगे सीट पर बैठा हुआ था और मारिया उसकी कार ड्राइव कर रही थी। तो दोस्तों से इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, मारिया कोई और नहीं बल्कि टाइगर की ही तरह है। अरमान की एक खास बॉडीगार्ड है जो कि अरमान को इंटरनेशनल क्रिमिनल से सेव करती थी। इस बात के बारे में किसी को नहीं पता था और मारिया बड़े बड़े क्रिमिनल से दोस्ती करके उनका भरोसा जीत लिया करती थी। हालांकि उसने आज तक बैग शेयर किसी के साथ नहीं किया था, लेकिन डेविड से उसे दिल से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि डेविड ने अरमान की सुपारी ली है, तो उसने अपनी मोहब्बत के आगे अपने फर्ज को ज़्यादा अहमियत दी थी। मारिया बड़े बड़े क्रिमिनल से दोस्ती करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी सारी कमजोरी, सब कुछ अरमान को बता दिया करती थी, जिसकी बदौलत अरमान की हर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पर अच्छी खासी पकड़ थी और मजबूती थी। वेल मारिया टाइगर के जैसी ही खूंखार और बेरहम थी। अरमान को वह भी किंग कहकर पुकारा करती थी। अरमान के लिए वह अपनी जान दे भी सकती थी और दूसरों की जान ले भी सकती थी। जल्दी ही टाइगर और मारिया अरमान को लेकर सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे और अरमान ने बड़े ही प्यार से आस्था को अपने गोद में संभाल रखा था और मेंशन आने पर सीधा उसे अपने कमरे में ले जाकर लेटा दिया था। वहीं दूसरी ओर आकाश के विलाप से एक एक करके सभी वहां से चले गए थे। आहान और ध्रुव भी कहीं ना कहीं मन मन में खुश भी हो रहे थे कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन आस्था जिस तरह से अब अरमान से डर रही थी, तो ये बात उन्हें थोड़ी सा बुरी लग रही थी कि कहीं उन्होंने ये प्लान करके आस्था के साथ कुछ नाइंसाफी तो नहीं कर दी है। लेकिन फिलहाल अब जो कुछ हो गया था हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता था। वहीं नानी माँ जल्दी ही अब एक बार फिर से मनोज जी और सीमा जी के साथ उनके घर पर थी। नानी माँ उस वक्त बेहद बेचैन थी। अपनी छड़ी हाथ में लेकर वह इधर उधर टहल रही थी और साथ ही साथ मनोज की ओर देखकर गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, कहाँ फंसा दिया तूने मेरी बेटी को? अरे गुंडे है वह, गुंडे तूने देखा नहीं? उनके घर पर बंदूकें चल रही थी। अब क्या होगा मेरी बेटी का? मेरी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया तूने? क्यों किया? ऐसा बोलकर वह मनोज को बुरी तरह से डांट रही थी। लेकिन मनोज अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था और अनजान बनते हुए बोला, मेरा यकीन कीजिए अम्मा, मुझे नहीं पता था कि वह लोग ऐसा कुछ करेंगे और आस्था को जबरदस्ती वहां रख लेंगे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही सिंघानिया मेंशन जाऊंगा और दादाजी से जाकर, यानी आलोक सिंघानिया जो कि बड़े साहब से जाकर बात करूंगा। आस्था को अपने साथ लेकर आऊंगा। तभी नानी माँ यानी कि शारदा अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, तू अपनी फालतू की बकवास बंद कर, तू अकेला नहीं जाएगा सिंघानिया मेंशन, मैं चलूंगी तेरे साथ, मैं उन लोगों की खटिया खड़ी करूंगी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।